Hi everyone, we are going to start our new chapter in this series. क्या है ये बताओ? वेव ऑप्टिक्स. ठीक है, वेव ऑप्टिक्स से एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? दो. अगर आप कंप्लीट वेव को इंक्लूड कर लो, मैकेनिकल वेव और वेव ऑप्टिक्स को, तो टोटल नंबर बनते हैं तीन. ठीक है, अगर एक ये स्ट्रांग है तो ये भी स्ट्रांग होगा ही, क्योंकि दोनों ही लिंक्ड है एक दूसरे से. इसीलिए उसको पढ़ने से पहले इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना चाहिए. ठीक है, चलो हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. तो वेव ऑप्टिक्स को लेकर के कोई एक थ्योरी है ऐसा नहीं है, बहुत सारे थ्योरीज जो है वो डे बाय डे इवॉल्व हुआ. सबसे पहला थ्योरी हम लोगों ने सुन रखा है कॉर्पस्कुलर थ्योरी. कॉर्पस्कुलर थ्योरी जिसमें कि लाइट को एक पार्टिकल मान लिया गया था. ठीक है, और ये वाला थ्योरी के पीछे न्यूटन सर का भी हाथ था, हालांकि वो थ्योरी रॉन्ग हो गया. ठीक है, फिर अपना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी का इवोल्यूशन हुआ वो था हाइगन्स थ्योरी. हाइगन्स थ्योरी पहला ऐसा थ्योरी है जिसका पॉपुलैरिटी इस लेवल पर है कि हम लोग आज भी उसका डिटेलिंग देखते हैं. ठीक है, हाइगन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट वेव तो है ही है, लेकिन लाइट जो प्रोपगेट करता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट एंड वेवलेट. इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट एंड वेवलेट. हाइगन्स थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है ये पहले समझो. तो हाइगन्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड था. ठीक है, तो ये जो मैं अभी हाइगन्स थ्योरी की बात कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा अपने नीट ओरिएंटेड है, ये नहीं है, ये बोर्ड की तरफ ज्यादा है. इसका बोर्ड में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स थ्योरी. तो हमारे लिए वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. देन यस, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर सकते हैं कि उसने जो बोला कि ये प्रोपगेट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट एंड वेवलेट, वो क्या है. तो हाइगन्स थ्योरी का सबसे पहले नाम लो, हाइगन्स थ्योरी. समझो इसको. तो इसने बोला कि एक प्राइमरी सोर्स है, ये एक प्राइमरी सोर्स हुआ. तो प्राइमरी सोर्स जो एनर्जी को यहां से रिलीज करेगा, तो वो जो जो सोर्स यहां पे रिसीव करेगा, दिस सोर्सेस आर नोन एज द सेकेंडरी सोर्स. तो सेकेंडरी सोर्सेस को अगर हम लोग मिला देंगे तो एक लोकस तैयार होगा. इस लोकस को ही हम लोग नाम देते हैं वेव फ्रंट. तो वेव फ्रंट का खास बात यह है कि इट इज सराउंडिंग टू प्राइमरी सोर्स. पहला लाइन को याद करो, वेव फ्रंट इज सराउंडिंग टू व्हाट? प्राइमरी सोर्स. सेकंड पॉइंट इसका एक और है कि वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, समझिएगा इसको, वेव फ्रंट्स पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल आर द एनर्जी सोर्सेस. ऑल आर द एनर्जी सोर्सेस मतलब ऑल विल वाइब्रेट, सबके सब वाइब्रेट कर रहा है. सो दे ऑल वाइब्रेट इन द सेम फेज. प्लीज ध्यान से सुनो, दे ऑल वाइब्रेट इन द सेम फेज. ये सेकेंड पॉइंट हो गया वेव फ्रंट से रिलेटेड. ओके, अब जो ये जो सेकेंडरी सोर्सेस हैं, ये सेकेंडरी सोर्स भी तो लाइट को इमिट करेंगे, तो इनके चारों तरफ भी तो ऐसे करके सोर्सेस बनेंगे. दिस सोर्सेस कैन बी कॉल्ड एज द टर्शियरी सोर्सेस. क्या बोल सकते हैं इसको? टर्शियरी सोर्सेस. और इन टर्शियरी सोर्सेस को अगर हम लोगों ने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो उससे भी तो एक लोकस तैयार हुआ. इस लोकस को हम लोग नाम देते हैं वेवलेट. क्या नाम देते हैं बताओ? वेवलेट. तो वेव फ्रंट इज सराउंडिंग टू प्राइमरी सोर्स, वेवलेट इज सराउंडिंग टू सेकेंडरी सोर्स. समझ बात है? वेवलेट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लोकस of the energy particles which all will vibrate in the same phase. but ध्यान में रखना है कि वेवलेट इज सराउंडिंग टू सेकेंडरी सोर्स. ठीक है, इस तरीके से अगर हमने सारे वेवलेट्स को ऐसे ड्रॉ किया, तो सारे वेवलेट्स को ड्रॉ करने पर हमें समझ में आता है कि वी कैन ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट. ये जो अपना, ये जो मैंने ग्रीन में अभी ड्रॉ किया है, दिस इज अ कॉमन टेंजेंट टू ऑल द वेवलेट्स. तो अगर सारे वेवलेट पर एक कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ कर दूं तो वो अगेन एक नया वेव फ्रंट बन जाता है. तो अगेन देयर कैन बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इफ वी ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट to all the wavelets, then what we will get? So we will get again a wave front. What is the speciality of wave front? The wave front is surrounding to primary source. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, all the points in a single wave front vibrate in the same phase. सर बहुत बढ़िया. अब हम लोगों से और क्या क्या सब हाइगन्स थ्योरी से पूछ सकते हैं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं. अगर एक पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है? तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट जो है वो स्फेरिकल होता है. ये एक स्फेरिकल शेप का होता है. ठीक है, अगर एक लाइन सोर्स है तो लाइन सोर्स ऑफ लाइट का वेव फ्रंट कैसा बन सकता है? तो वो एक सिलिंड्रिकल बनता है. नाम को याद रखना, लाइन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा बनता है? सिलिंड्रिकल बनता है.
अगर एक प्लेन सोर्स है या फिर सोर्स बहुत दूर है, तो बहुत दूर से आने वाला जो लाइट होगा वो ऑलमोस्ट पैरेलल बीम हो जाएगा। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर कहीं से आ रहा है, मान लो बहुत दूर से ऐसे, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है तो उसका जो वेव फ्रंट होगा वो एक प्लेनार वेव फ्रंट बनेगा। इसको प्लेनार वेव फ्रंट कहते हैं, प्लेनार वेव फ्रंट। आपको तो सबसे इंपॉर्टेंटली बस यही याद रखना है कि वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, एक सिंगल वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सबके सब सेम फेज में होते हैं। ठीक है, सबके सब सेम फेज में होते हैं। लाइक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम फेज में है, लाइक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम फेज में है, ये वाला भी पॉइंट सेम फेज में है। ठीक है, ओके। सो यहां तक ही अपना हाइगेन्स थ्योरी का साथ था, और हम लोग अभी अब इसको छोड़ देते हैं। तो हाइगेन थ्योरी ने हमें कुछ सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था, जैसे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, लेकिन बाकी थ्योरीज में थोड़े प्रॉब्लम आ गए थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर अगर मैं बात करूं तो वेव का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, वेव फिनोमिना का अगर मैं बात करता हूं तो वेव फिनोमिना में कितने फिनोमिना आते हैं, तो टोटल मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, तो क्या रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वेव फिनोमिना में आता है? यस। क्या रिफ्रैक्शन, क्या ये भी वेव फिनोमिना में आता है? यस। क्या अगला फिनोमिना इंपॉर्टेंट है? यस। इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यस। अगला फिनोमिना है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन यस। अगला फिनोमिना है पोलराइजेशन। ठीक है, ये भी। तो वेव के अंदर में ये सारे फिनोमिना आते हैं। किसी फिनोमिना को कोई और ने प्रूफ किया, किसी फिनोमिना को किसी और ने, क्योंकि जब तक मान लो किसी फिनोमिना को तुम प्रूफ ना कर लो साइंटिफिकली या एक्सपेरिमेंटली, तब तक आप उसको किसी फिनोमिना के अंदर में नहीं रखोगे। तो रिफ्लेक्शन हैज बीन प्रूव्ड बाय मल्टीपल वेज, तो इसको हम लोग मेनली रे ऑप्टिक्स के अंदर में पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन भी बहुत तरीके से प्रूफ हो चुका है, हाइगन ने भी प्रूफ किया था, इसको भी हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये होगा रे ऑप्टिक्स के अंदर, यही दो फिनोमिना। लेकिन बाकी के जो फिनोमिना है ये तीनों के तीनों, ये हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। ये है वेव ऑप्टिक्स वाले, ये अभी जो प्रेजेंट चल रहा है। ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। चलो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं इंटरफेरेंस को। अच्छा, इंटरफेरेंस होने के लिए, इंटरफेरेंस होने के लिए जो लाइट सोर्सेस होने चाहिए, यानी लाइट वेव्स जो होने चाहिए, वो मस्ट बी कोहेरेंट होना चाहिए। क्या होने चाहिए बोलो? कोहेरेंट होना चाहिए। तो लाइट सोर्सेस या लाइट वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। अब ये कोहेरेंट वर्ड का क्या मतलब है? तो कोहेरेंट वर्ड के लिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको अपने दिमाग में बिठाओ। तो कोहेरेंट वेव्स तभी कहेंगे जब वेव्स के फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी एंड, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो वेवलेंथ सेम होगा ही होगा। फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज, फेज जो होता है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। दोनों दो वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है, सॉरी फेज डिफरेंस, डिफरेंस वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये दो पॉइंट होते हैं जिसके वजह से हम लोग दो वेव को कोहेरेंट कह सकते हैं। दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों का कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर ये दो में से कोई भी क्राइटेरिया को मीट नहीं करता तो मतलब वो कोहेरेंट नहीं होगा। और अगर कोहेरेंट नहीं होगा तो ऐसे लाइट वेव्स का जो इंटरफेरेंस लोगे वो सस्टेनेबल नहीं होगा। सस्टेनेबल नहीं होने का मतलब वो रिजल्ट को तुम परमानेंटली एक जगह पर नहीं रख पाओगे, रीडेबल नहीं रहेगा रिजल्ट। ठीक है, सो ये है। तो वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। चलो ये क्लियर हो गया। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, अगर दो वेव्स है तो पहला वेव है और मान लेते हैं दूसरा वेव है। ये जो दोनों वेव है, ये मान लेते हैं यहाँ पर, ये जो दोनों वेव है, पहला वेव है दूसरा वेव है, ये अगर किसी भी पॉइंट पर ये वेव यहाँ पे पहुंचा, ये वेव यहाँ पे पहुंचा, तो ये जो दोनों का डिस्टेंस है दोनों का अलग अलग है। ठीक है, दोनों ही कोहेरेंट है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम टाइम पर दोनों ही स्टार्ट हुआ, लेकिन दोनों का पाथ लेंथ अलग अलग है। तो पाथ लेंथ अलग अलग होने की वजह से यहाँ जो इसका इंटरफेरेंस होगा यानी सुपरपोजिशन होगा, तो वो सुपरपोजिशन से यहाँ पर एक नया इंटेंसिटी हमें मिलेगा, न्यू इंटेंसिटी, जिसको हम लोग कह सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो यहाँ पर मिलेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन फेज डिफरेंस, that will depend upon phase difference, phase difference between these two waves।
जो एक वेव यहां से गया और जो एक वेव यहां से गया, ठीक है। अब ये जो फेज डिफरेंस है उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो, अगर हम लोग बात करें कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन, समझना है इसको, इंपॉर्टेंट है ये। तो डेल फाई इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स, ठीक है, सबको याद है, डेल फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। ओके, अगर मान लो कि उनके बीच में इनिशियल फेज कांस्टेंट वाली भी बात है, इनिशियल फेज कांस्टेंट, तो वो भी यहां पर आ जाएगा, डेल फाई इक्वल्स टू फाई वन माइनस फाई टू, ठीक है। अगर वो भी है तो, अगर वो नहीं है तब तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहेगा, लेकिन अगर वो भी है तो यहाँ पर टोटल फेज डिफरेंस विल बी द सम ऑफ दिस टू, ये दोनों का सम। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम लोग जो इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं वो नीट, उसमें ये दोनों को एक साथ वो लोग नहीं देता, तो हमारे लिए तो इजी है। तो हमारे लिए जो इजी है उसमें अगर ये इनिशियल फेज कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो मान लें, तब तो फिर हम लोग सिर्फ लिखेंगे डेल फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स, अब प्लस ये वाला फाई वन माइनस फाई टू तो जीरो ही रहेगा, तो ये वाला जीरो, तो यानी यही बच गया सिर्फ, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स, ठीक है। और इसी पर डिपेंड करता है यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इज दैट क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ दो वेव हैं, दो वेव किसी जगह पर जा करके अगर मिक्स हुए, उनका सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन से एक नया इंटेंसिटी फॉर्म करेगा, नया इंटेंसिटी डिपेंड करेगा कि इन दोनों वेव का फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है। अब वो फेज डिफरेंस को निकालने के लिए अपने पास रास्ता है, कहां से है, तो पाथ डिफरेंस वाला। तो दोनों का ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ ये निकाल दो, तो दोनों के लेंथ का जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग कहते हैं डेल एक्स, इट इज नोन एज द पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का रिलेशन डेल फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल एक्स, तो यहां पर रख करके ये तुम निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों बताया कि कई बार ऐसा होता है कि उसने इनिशियल फेजेस भी दे दिया, तो इनिशियल फेजेस अगर दे देता है, फेज कांस्टेंट कहते हैं उसको, तो वो भी लेना पड़ता है, लेकिन अपने नीट में काम नहीं पड़ेगा, सो यू कैन स्किप दैट पार्ट, ठीक है। डेल फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल एक्स हो जाएगा। ओके, अब ये जो इंटरफेरेंस है, समझो, ये जो इंटरफेरेंस है ये दो टाइप का होता है मेनली। तो ये जो इंटरफेरेंस है ये दो टाइप का होगा। एक इंटरफेरेंस को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है उस वक्त जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो मैक्सिमम हो जाता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है, तो फेज डिफरेंस डेल फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 2n पाई होना चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फेज डिफरेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए, और डेल एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो n लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। फिर से बात कर रहा हूं, ये जो अपना इंटरफेरेंस है जिस पॉइंट पर भी हमने देखा, अगर वहां पर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहने का मतलब वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है, तो मैक्सिमम होने का मतलब है डेल फाई का वैल्यू कुछ ऐसा बनना चाहिए वहां पर दोनों वेव्स के बीच में, यानी दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस ऐसा होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस ऐसा होने का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो 0 हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, 2 लैम्डा हो सकता है, 3 लैम्डा हो सकता है, ये सब पाथ डिफरेंस हो सकता है। और करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस जो है ये दैट इज डेल फाई इक्वल्स टू 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, और इस तरीके से। क्लियर है? यहां पर जो इंटेंसिटी मिलता है आई मैक्स मिलता है, और वो आई मैक्स का वैल्यू कितना होता है, तो रूट आई वन प्लस रूट आई टू, जो इंडिविजुअल वेव्स का इंटेंसिटीज है उसका स्क्वायर के बराबर, ध्यान में रहेगा। तो ये डायरेक्ट आपको इतना सब पहले ध्यान में रखो। एक हो गया कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मैक्सिमम इंटेंसिटी ये मिला, ठीक है। इसके अलावा जो चीजें हैं जो कि हमें और भी मालूम होना चाहिए, तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन हमें बिल्कुल मालूम होना चाहिए, समझो इसको। तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, हमें ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात, जैसे यहाँ रूट आई वन प्लस रूट आई टू है, क्या हम लोग इसी को आई जो है आई रिजल्टेंट, ये आई मैक्स जो है आई मैक्स, क्या हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके जगह पर a1 इसके जगह पर a2, यस लिख सकते हैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आई होप सबको ये बात क्लियर हो चुका है, ये लेफ्ट साइड का। अब आते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात करोगे
तो बताओ इसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगा मिनिमम। ध्यान से सुनना है और दिमाग में बिठाना है, ठीक है। इसमें जो डेल फाई बनेगा दैट विल बी 2n-1 इंटू पाई। तो 2n-1 इंटू पाई दैट इज, अगर तुम सोचो तो यहाँ पे बन सकता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसा, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग जो डेल एक्स है, डेल एक्स वो बन सकता है तुम्हारा 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। बात क्लियर हुआ? 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। यहां पर भी आपको ये समझना है कि डेल एक्स का वैल्यू जो होता है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, और ऐसे वैल्यूज आप यहाँ लिख सकते हो। इस केस में इंटेंसिटी जब मिनिमम बनता है तो आई मिनिमम का वैल्यू हम लोग कहते हैं √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। डेफिनेटली √I1 जैसे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है, तो √I की जगह a लिख सकते हैं। तो √I1 की जगह पर a1 और यहाँ a2, तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर भी बन सकता है। क्लियर है? ओके, ये पूरा पूरा समझ में आ गया। ओके, अब इसके बाद में अगर मान लेते हैं कि ना ही वहां कंस्ट्रक्टिव हुआ ना ही वहां डिस्ट्रक्टिव हुआ, मान ले कुछ नहीं हुआ, ना कंस्ट्रक्टिव ना डिस्ट्रक्टिव, ऐसा भी पॉसिबल है ना। ओके, तो अगर ना कंस्ट्रक्टिव ना डिस्ट्रक्टिव, तब ऐसे में रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा? तो आई आर के लिए आप लोग लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस डेल फाई। आप लोग इस इक्वेशन को यूज करेंगे कहां पर? जहां पर ना ही कंस्ट्रक्टिव हो रहा है ना ही डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, मतलब जनरली कुछ और, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आप बताओ कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जहां पर डेल एक्स का वैल्यू लैम्डा बाय 6 है, कुछ ऐसा। तो अगर ये डेल एक्स लैम्डा बाय 6 हो गया, तो वहां पर तुम्हें रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताना है। I1 को भी तुम I मान लो, I2 को भी तुम I मान लो, ऐसे करके तुम सोचो। तो कैसे प्रोसीड करोगे? तो ये डेल एक्स के हेल्प से पहले हम लोग निकालेंगे डेल फाई। डेल फाई कैसे निकालेंगे? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। डेल एक्स हो गया लैम्डा बाई 6, लैम्डा लैम्डा खत्म, ये बन जाएगा पाई बाई 3। समझा रहा है? अब ये डेल फाई आ गया। अब डेल फाई के हेल्प से अब यहाँ पर डेल फाई को रख देंगे। तो यहाँ I1 की जगह पर हो गया I प्लस 2√I इंटू I इंटू कॉस पाई बाई 3। अब कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 1/2, सही सोच रहे हो? ये 1/2, ये 2 खत्म, तो यानी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3I। तो ऐसे ये वो पॉइंट्स हुए जहां पर ना मैक्सिमम हुआ ना मिनिमम हुआ, ना कंस्ट्रक्टिव ना डिस्ट्रक्टिव। तब भी मतलब हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ तो होगा ही इंटरफेरेंस। कहीं पर कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, लेकिन बाकी जगहों पर कुछ और हो सकता है। तो आर वी क्लियर अबाउट द इंटरफेरेंस? यस। तो इंटरफेरेंस के बारे में एक बार सम अप करके हम लोग सोचें तो इंटरफेरेंस क्या है? तो इंटरफेरेंस इज अ फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कोहेरेंट वेव। सबके सब ध्यान से सुनेगा कान खोल करके। इंटरफेरेंस क्या है? इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ व्हाट? फाइनाइट नंबर ऑफ कोहेरेंट वेव्स। ठीक है, बढ़िया। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन लाइट का इंटरफेरेंस क्या ये उतना इजी होगा? नहीं, लाइट का इंटरफेरेंस उतना इजी नहीं है। लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होता है ना, तो उसका इंटरफेरेंस करवा पाना या प्रैक्टिकली उसको देख पाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था यंग ने। तो उसके एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो दिस एक्सपेरिमेंट इज व्हाट? बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इसने जो है 2 स्लिट के हेल्प से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, ठीक है। तो 2 स्लिट उसको क्यों चाहिए था? तो उसने कुछ ऐसा जो सेटअप बनाया ना, एक स्लिट यहाँ एक स्लिट यहाँ। तो 2 स्लिट लेने का पर्पस ये था कि कोई एक सोर्स से हम लोग 2 अलग अलग सोर्स को जनरेट कर पाए। उससे क्या होगा कि ये दोनों ही सोर्सेस कोहेरेंट हो जाएंगे। दोनों ही सोर्सेस कैसे हो जाएंगे? कोहेरेंट। क्योंकि 2 अलग अलग लाइट सोर्स से कोहेरेंट सोर्स ले पाना पॉसिबल नहीं होता है। अब यहाँ पे स्लिट कैसे ये काम कर पा रहा है? तो स्लिट का जो साइज है ना, ये जो स्लिट का साइज है वो इसके वेवलेंथ के ऑलमोस्ट कंपैरेबल है। तो वेवलेंथ के कंपैरेबल होने से ये स्लिट के पास कैपेसिटी बन जाता है कि ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है।
एक और भी चीज यहाँ पे ध्यान से सुनो सबके सब। ये स्लिट जो है वो एक लाइट सोर्स से दो कैसे बना रहा है, तो बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। देखो ये प्राइमरी सोर्स है, तो प्राइमरी सोर्स हुआ तो इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, तो इसका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा तो इसके वेव फ्रंट का एक टुकड़ा, इसके वेव फ्रंट का यहां पर से देखो एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा यहां, इनके वेव फ्रंट के सिर्फ ये दो टुकड़े को यूज किया गया है, तो एक वेव फ्रंट का ही ये दोनों टुकड़ा है, तो उससे क्या होता है कि ऑल द पार्टिकल्स ऑन अ सिंगल वेव फ्रंट रिमेन इन द सेम फेज। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमें S1 और S2 कोहेरेंट सोर्सेस मिल गए। ठीक है, तो बताओ मुझे यंग ने जो दो स्लिट का यूज किया क्यों किया था, टू ऑब्टेन टू कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, अच्छा कैसे, किस मेथड से उसने ये कोहेरेंट सोर्सेस निकाला, तो बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वर्ड को याद करो, बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये होने के बाद मान लेते हैं कि उसने, अभी पहले इसका सेटअप को पहले समझ लो कि इसका अरेंजमेंट है कैसा, अरेंजमेंट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमें उसके एक्सपेरिमेंट के एक एक चीज को थोड़ी ना हमें डिराइव करना नहीं करना, हमें बस उसके एक्सपेरिमेंट के अरेंजमेंट को समझ लेना है। अब ये मान लेते हैं ये पहला स्लिट है, ये मान लेते हैं अब ये दूसरा स्लिट है। अब समझो कि ये दोनों लाइट सोर्सेस हो गए, दोनों ही कोहेरेंट सोर्सेस। तो इसके जो अब यहां पर से जो भी वेव्स जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, हर एक डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका जो इंटरफेरेंस है उसको स्टडी करने के लिए उसने क्या किया कि इसका जो परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है, ये दोनों का मिडिल वाला पॉइंट, इसका ये परपेंडिकुलर लाइन बना। देखो तो क्या हम लोग इसको बाइसेक्टर लाइन कह सकते हैं स्लिट का? यस कह सकते हैं। तो बाइसेक्टर लाइन पर एक परपेंडिकुलर में एक स्क्रीन लगा दिया। ठीक है, इसका जो अरेंजमेंट है उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये समझना, दोनों ही ये जो स्लिट थे, यहां पर ध्यान से देखो, ये जो दोनों स्लिट है, ये S1 है, ये S2 है, दोनों स्लिट का ये हो गया बाइसेक्टर पॉइंट, बाइसेक्टर पॉइंट वाला ये लाइन हो गया बाइसेक्टर लाइन जो उनके मिडिल से पास हुआ। ठीक है, और उस बाइसेक्टर लाइन पे परपेंडिकुलर उसने लगा दिया एक स्क्रीन। तो ये स्क्रीन जो आपको ऐसे दिख रहा है वो स्क्रीन एक्चुअली में कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा एक स्क्रीन लगा दिया। ठीक है, ओके, और इसी स्क्रीन पर उसने जो है पूरा पूरा फिनोमिना को ऑब्जर्व किया। अब बोलोगे कि इसका मतलब स्लिट को तो हम लोग कैसे भी लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, मैं तुम्हें दिखाता हूं। सपोज कर लो कि यहां पर एक स्लिट है, यहां पर एक स्लिट है, इसका जो है बाइसेक्टर लाइन ये बनेगा, तो अगर इस अरेंजमेंट में रखे हो तो तुम्हें यहां पर ऐसे करके स्क्रीन लगाना चाहिए। ठीक है, जो उसका बेसिक अरेंजमेंट का सेटअप था वो कुछ ऐसा था, तो हमें भी ऐसे ही यूज करना चाहिए दोनों स्लिट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। क्लियर? ओके, ये उनका अरेंजमेंट क्लियर हो गया सबको? ओके, अब ये दोनों के बीच का जो गैपिंग है, दोनों स्लिट के बीच का गैपिंग है वो है डी, और स्लिट का प्लेन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ स्लिट। दिस इज व्हाट, प्लेन ऑफ स्लिट। तो प्लेन ऑफ स्लिट और ये स्क्रीन के बीच का गैपिंग को हम लोग कैपिटल डी कहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल डी, ये कैपिटल डी, और यहां जो लाइट यूज हो रहा है ये लाइट का वेवलेंथ है लैम्डा, तो दोनों जगह सेम ही वेवलेंथ तो होंगे ना क्योंकि कोहेरेंट है, तो दोनों जगह वेवलेंथ सेम है, तो लैम्डा लैम्डा टू वेव्स। अभी मान लेते हैं कोई भी पॉइंट पर, जैसे इसी पॉइंट पर हमें देखना है, तो उस पॉइंट पर यहां से भी वेव पहुंचेगा और यहां से भी वेव पहुंचेगा, और ये दोनों वेव के बीच में क्या होगा, वहां इंटरफेरेंस, एंड दैट इंटरफेरेंस रिजल्ट वी आर गोइंग टू सी। समझ में बात है? तो ऐसे तो हर एक पॉइंट पर इसका पहुंचेगा, यहां से भी, यहां से भी, तो हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ वहां पर इंटरफेरेंस का रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट हमें यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो किस फॉर्म में दिखता है, तो वी विल ऑब्जर्व द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंज, फ्रिंज कहते हैं उसको, तो इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज, इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। चलो, जब हम लोगों को सेटअप समझ में आ गया, तो अब हम लोगों को क्या समझना है नेक्स्ट, कि अगर मान ले कि यहां पर है S1, समझना है, यहां पर है S2 और यहां पर है इसका स्क्रीन। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट। क्लियर? तो सेंट्रल पॉइंट से ऊपर और सेंट्रल पॉइंट से नीचे किधर भी जा सकते हो, तो ऊपर के तरफ में आप समझ लो प्लस वाई डायरेक्शन है और नीचे की तरफ माइनस वाई। ठीक, ओके, तो अभी अब जो ये स्क्रीन पर हमें दिखने वाला है ना, हमें उस स्क्रीन को ट्राई करना है थोड़ा एनालाइज करने का, वही तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डन है?
तो समझो, समझना कैसे है, समझो इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले ये जो सेंट्रल पॉइंट है, यहां पर हमें दिखेगा क्या, ब्राइट पॉइंट। क्या दिखेगा यहाँ पे, बोलो ब्राइट पॉइंट। और सेंटर के दोनों तरफ अगर हम लोग चले जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा यहाँ पर, ये देखो डार्क। ठीक, फिर और आगे अगर जाएंगे तो हमें दिखेगा यहाँ ब्राइट, और फिर और आगे जाएंगे तो हमें दिखेगा यहाँ डार्क। मतलब यहाँ ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, और इस तरीके से पूरा का पूरा ये स्क्रीन पर हमें फ्रिंजेस दिखेगा। अब देखो ये एक फ्रिंज है, ये एक फ्रिंज है, समझा रहा है। यहाँ पर इसका मैक्सिमम ब्राइटनेस है, और ब्राइटनेस धीरे धीरे घट रहा है और डार्कनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर मैक्सिमम डार्क है, फिर डार्कनेस धीरे धीरे घटेगा और ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये हो गया ब्राइट फ्रिंज, इसको कहते हैं डार्क फ्रिंज, इसको कहते हैं ब्राइट फ्रिंज, इसको कहते हैं डार्क फ्रिंज। लेकिन फ्रिंज का विड्थ जो होता है, विड्थ कि एक फ्रिंज कितना दूर तक फैला हुआ है, ऐसा विड्थ, तो उसका डेफिनेशन कैसा है कि एक ब्राइट और दूसरा ब्राइट, तो ब्राइट टू ब्राइट का जो कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रिंज विड्थ। समझ रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट और टू कंजिक्यूटिव डार्क। क्लियर है। चलो, अब जब इतना बात समझ में आ गया, अब हम लोगों को नेक्स्ट क्या ध्यान में रखना है, तो हमें पहला चीज यहां समझना है लीनियर पोजीशन को। देखो यहां पर लीनियर पोजीशन ऑफ फ्रिंजेज, हमारे एग्जाम में YDSE से बहुत क्वेश्चन आता है, हर साल एक तो आता ही है। तो लीनियर पोजीशन ऑफ फ्रिंजेज को पहले समझो। तो इसी पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान लेंगे, ये पॉइंट हो गया ओरिजिन। तो इसका ये लीनियर पोजीशन भी कितना हो गया तब, जीरो। लीनियर पोजीशन क्या हो गया, जीरो। अच्छा, इसके बाद जो अगला ये जो तुम्हें दिख रहा है ब्राइट, तो ब्राइट का लीनियर पोजीशन मतलब यहां से ये वाला डिस्टेंस, ये कहने का मतलब है लीनियर पोजीशन मतलब सेंट्रल पॉइंट से वो कितना दूर है। तो ये तो ओरिजिन बन गया ना, ठीक है। तो उसका पोजीशन हमें लिखना है, यहां पर मैं बस पोजीशन को लिख रहा हूं। तो इस पोजीशन का वैल्यू है d लैम्डा बाय डी, ठीक है। कहां से है वो डिस्टेंस बताओ, तो वो इस सेंट्रल पॉइंट से, यहां से वहां तक का डिस्टेंस। फिर उसका जो अगला वाला जो ब्राइट पॉइंट है उसका लीनियर पोजीशन में बात कर रहा हूं, 2d लैम्डा बाय डी, ठीक है। फिर से ये उसके नीचे वाला भी पॉइंट का बात करो, तो इसका माइनस डी लैम्डा बाय डी, फिर इसका देखो माइनस 2d लैम्डा बाय डी, फिर उसके ऊपर वाले का बात करो 3d लैम्डा बाय डी, उसके ऊपर का 4d लैम्डा बाय डी। क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। अब मुझे बात करना है किसका, तो मुझे बात करना है ये डार्क वाले का। तो ये जो डार्क वाला है ये वाला, इसका वैल्यू हो जाएगा d लैम्डा बाय 2d, d लैम्डा बाय 2d। तो वो भी डिस्टेंस कहां से, यही सेंट्रल पॉइंट से वो डिस्टेंस। तो ये वाले का डार्क का बताओ, तो यहाँ d लैम्डा बाय 2d, फिर अगला हो जाएगा 3/2d, सॉरी 3d लैम्डा बाय 2d। तो उसका अगला वाला जो हो जाएगा 5d लैम्डा बाई 2d, उसका अगला वाला 7d लैम्डा बाई 2d। वैसे ही नीचे में भी देखो माइनस d लैम्डा बाई 2d, फिर उसके नीचे वाला में भी देखो ये मैंने डार्क की जगह ब्राइट वाला लिख दिया था, ठीक है। तो माइनस 3d लैम्डा बाई 2d, यहाँ पर ब्राइट बनेगा ना, यहाँ पर ब्राइट बनेगा, यहाँ पे लिखो माइनस 2d लैम्डा बाई डी। तो ये हो गया इसके लीनियर पोजीशंस। क्या लीनियर पोजीशंस थोड़ा याद हुआ, बहुत बढ़िया, बढ़िया है, गुड, ओके। अभी अब हम लोगों को इसमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है कि जैसे ये सेंट्रल ब्राइट है, ये ब्राइट और ये ब्राइट, ये दोनों ब्राइट के बीच का डिस्टेंस कितना, तो डी लैम्डा बाई डी। अगला ब्राइट और इस ब्राइट के बीच का भी डिस्टेंस कितना है, डी लैम्डा बाई डी। ये ब्राइट और ये ब्राइट, फिर ये ब्राइट और ये ब्राइट, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो वो हम लोग बाद में लिखेंगे। तो यानी यहां पर से हमें समझ में आता है कि फ्रिंज विड्थ व्हिच इज बीटा कैन बी रिटन एज डी लैम्डा बाय डी, व्हिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क। पोजीशंस भी क्लियर हुए, पोजीशंस भी क्लियर हुए या नहीं हुए, यस। अच्छा, अब मुझे बताओ nth ब्राइट का पोजीशन क्या होगा, nth ब्राइट्स पोजीशन बोल। तो पहला ब्राइट डी लैम्डा बाई डी, दूसरा ब्राइट, इसको फर्स्ट ब्राइट कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट ब्राइट, इसको कहते हैं सेकेंड ब्राइट। ये तो सेंट्रल ब्राइट है,
इसको कहते हैं फर्स्ट ब्राइट, इसको कहते हैं सेकंड ब्राइट। बस वो फर्स्ट ब्राइट जो है वो अपर डायरेक्शन में और ये लोअर डायरेक्शन में है, ठीक है। सो nth ब्राइट पोजीशन बताओ, तो nth ब्राइट पोजीशन को आप लिख सकते हो n टाइम्स d लैम्डा बाई d, ये याद करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा, nth डार्क पोजीशन के बारे में बताओ, nth डार्क पोजीशन, तो पहला डार्क को देखो d लैम्डा बाई 2d, अगला डार्क को देखो तो ये बनेगा 2n माइनस 1 d लैम्डा बाई 2d, ठीक है, 2n माइनस 1 d लैम्डा बाई 2d। अच्छा, n के जगह पे 1 रख करके देखो, n के जगह पे 1 रखोगे तो ये बनेगा d लैम्डा बाई 2d, पहला डार्क मिल गया। n के जगह पे 2 रखो, ये बन जाएगा 3d लैम्डा बाई 2d, नेक्स्ट डार्क बनने लग गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हमें ध्यान में रखना है, nth ब्राइट का पोजीशन सेंटर से और nth डार्क का पोजीशन भी कहां से, सेंटर से। हो गया, ओके, हो गया सबको। ये वाला स्क्रीन का ये जो अभी तक बना है ये इसका स्क्रीनशॉट ले करके रखो, अभी हुआ नहीं और भी है, ओके। अब यहाँ पर जो है फिर से हम लोग जो है वही डार्क ब्राइट को फिर से हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो हम लोग दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो डेल एक्स एंड डेल फाई, ठीक है, डेल एक्स एंड डेल फाई एट ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स, ये समझो। तो ये रहा स्क्रीन, ये वाला जो पोजीशन है ये है सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या, सेंट्रल, सेंट्रल पोजीशन समझ ले, सेंट्रल पोजीशन, ओके। अच्छा, ये इसका नाम क्या है, बी नॉट, ठीक है, इसको सेंट्रल ब्राइट कह सकते हो। यहां पर क्या आएगा, तो सेंट्रल ब्राइट, सॉरी फर्स्ट ब्राइट, यहां पर क्या आएगा, B2, ऐसे ही यहां पर भी क्या आएगा, B1, यहां पर भी क्या आएगा, B2, ठीक है। ये सिर्फ ब्राइट ब्राइट वाला है। सो ब्राइट ब्राइट वाले को पहले एक तरफ करेंगे, फिर डार्क डार्क वाले को भी करना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं। अब जैसे ये वाले पॉइंट पर जो बना है तो वहां पर हमें लिखना है कि यहां पर क्या क्या, डेल एक्स, तो इस जगह पर डेल एक्स कितना, तो यहां पर जो दो वेव्स पहुंचा है, ये जो यहां पर जो ये दोनों था ना, इन दोनों जगह से जो यहाँ पर वेव्स पहुंचा है, इन दोनों जगह से जो वेव्स पहुंचा, इन दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल एक्स जो है वो है लैम्डा, ठीक है। अगला जो सेकंड ब्राइट है वहां पर डेल एक्स जो आया था वो था 2 लैम्डा के बराबर, तो बताओ ये नेक्स्ट पर क्या आया होगा, डेल एक्स 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा, फिर 5 लैम्डा, समझ में आया, ओके। अच्छा, इसी जगह पर डेल फाई कितना बना होगा, तो ये हो गया होगा 2 पाई, ये डेल फाई कितना 4 पाई, बता समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। सो फिर से फर्स्ट ब्राइट पर डेल एक्स कितना है, लैम्डा, इसको प्लीज मेमोराइज करिए, फर्स्ट ब्राइट पर डेल एक्स कितना है, लैम्डा, और डेल फाई कितना है 2 पाई। अच्छा, सेंट्रल पोजीशन पर मैं उतना जोर नहीं दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पर सेंट्रल पोजीशन पर अगर हम लोग जाएंगे तो सेंट्रल पोजीशन पर कोई हमें पाथ का डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो यहां पर डेल एक्स कितना होगा, 0, और डेल फाई भी कितना होगा, 0, ठीक है। तो इसलिए मैं फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट पर बहुत जोर दे रहा हूं, ये दोनों को याद करो। तो डेल एक्स जो है फर्स्ट ब्राइट पर कितना मिलेगा, लैम्डा, और डेल फाई ये यहां पर भी क्लियर हो गया, ओके। अब मैं आना चाह रहा हूं, फिर से यही स्क्रीन को ड्रॉ करूंगा, सपोज कर लेते हैं ये है अपना सेंट्रल पोजीशन। अभी मुझे डार्क वाले पॉइंट्स को लिखने हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं D1, यहाँ पर मान लेते हैं D2, यहाँ पर मान लेते हैं D1, यहाँ पर मान लेते हैं D2, ठीक है। चलो अब ये D1 के लिए अगेन वैसा ही बात है, यहाँ पर है S1, यहाँ पर है S2, ये S1 ये S2, ठीक है। अभी इस पॉइंट के डेल एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यस लैम्डा बाई 2, डेल एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्स्ट ब्राइट पर कितना था, डेल एक्स लैम्डा, वहां पर कितना गया, लैम्डा बाई 2। यहाँ पर अगर हम लोग डेल फाई को चेक करेंगे तो डेल फाई आएगा पाई, डेल फाई आ जाएगा पाई। फिर यहाँ पे सेकंड डार्क पर देखो डेल एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2, और डेल फाई कितना आ जाएगा, 3 पाई। ये आपको याद करना है, ये स्क्रीन को बार बार जो है आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको वेव ऑप्टिक्स को समझना है तो ये जो कुछ वैल्यूज है ना,
इसको आपको बार बार करके मेमोराइज करना पड़ेगा, पहले तो इसको समझना पड़ता है फिर इसको मेमोराइज भी करना पड़ता है, ठीक है। तो समझने में तो इसका वो है, इसका प्रोसेस है कि कैसे यहाँ पर डार्क बना या ब्राइट बना, तो उसका एक प्रोसेस है वो समझाने के लिए, लेकिन मैं आपको सीधा एंड रिजल्ट्स को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट डार्क वाला पोजीशन है, यहाँ पर बताओ पाथ डिफरेंस कितना हो गया, λ/2, और फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई। जो सेकंड डार्क वाला है वहां पर देखो पाथ डिफरेंस 3λ/2 और फेज डिफरेंस कितना हो गया, 3 पाई। डन है। ऐसे नीचे वाले में भी होगा, तो यहाँ पर -λ/2, यहाँ माइनस पाई, -3λ/2, -3 पाई। क्लियर है? ओके। तो डेल एक्स एंड डेल फाई, फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट, फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क, प्लीज मेमोराइज। डन है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डेल एक्स मतलब जैसे कि ये है ना, ये S1 और ये S2, तो यहाँ पर तो ये स्क्रीन है, तो ये जो अपना स्क्रीन है, ये समझो ये तो अपना स्क्रीन है, तो उस स्क्रीन पर जो लाइट पहुंचेगा तो वो यहां से भी पहुंचेगा और यहां से भी पहुंचेगा, करेक्ट है, ये दोनों ही जगह से लाइट पहुंचा। तो ये जो ये वाला लेंथ है x1, ये जो लेंथ है x2, तो दोनों लेंथ का जो डिफरेंस हुआ उसी को तो हम लोग डेल एक्स कहते हैं, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है। तो जिस पोजीशन पर भी ये लाइट पहुंच रहा है उस पॉइंट का नाम दे दिया P, तो उस पॉइंट का लोकेशन अगर यहां से थीटा है तो डेल एक्स कैन बी रिटन एज d sin थीटा। डेल एक्स कैन बी रिटन एज d sin थीटा। इट्स प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, आप इसके प्रूफ के पीछे मत भागो। डेल एक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, d sin थीटा, प्लीज, ठीक है। तो ये d क्या है, तो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस, ओके। एंड थीटा क्या है, तो उस पोजीशन का यहां से उस पॉइंट का यहां से एंगुलर पोजीशन, ठीक है। ये प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात ये है कि थोड़ा सा अगर अप्रोक्सीमेशन यूज करें तो पॉइंट P को अगर सेंट्रल पोजीशन के पास में एज्यूम करें, ये वाला डिस्टेंस छोटा माने, तो ये थीटा भी छोटा हो जाता है, और थीटा जब छोटा होता है तब ऐसे में, ठीक है, ये डिस्टेंस को y मान लो, तब ऐसे में तो हम लोग कहते हैं कि साइन थीटा इज ऑलमोस्ट tan थीटा, और वहां पर साइन थीटा की जगह पर tan थीटा वाला वैल्यू रख देते हैं, तो ये तो हो गया d, तो ये अगर tan थीटा लगाओगे तो y/d, तो यहाँ पर y/d बन जाता है। देन उस केस में तब हम लोग लिखते हैं डेल एक्स इक्वल्स टू क्या, dy/D। बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये जो है ये तभी हो सकता है जब साइन थीटा tan थीटा इक्वल हो, और वो तभी हो सकता है जब ये y छोटा हो, और y छोटा होगा तभी ये थीटा छोटा होगा। तो दैट इक्वेशन इज हैविंग सम अप्रोक्सीमेशन, बट इसमें कुछ ऐसा नहीं है, यू कैन अप्लाई इट एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो अब समझो कि अगर हमें डेल एक्स मालूम है, डेल एक्स मालूम है, तो क्या हम थीटा नहीं निकाल सकते? जैसे थीटा मालूम है डेल एक्स निकाल सकते हैं, तो डेल एक्स मालूम है तो थीटा भी तो निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, समझिएगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू होगा डेल एक्स/d, ठीक है। तो मैं ये जो समझा रहा था वो समझा रहा था एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का एंगुलर पोजीशन को यानी साइन थीटा को यानी थीटा को आप साइन इनवर्स करके लिख सकते हो, डेल एक्स/d you can write, ठीक है। प्लीज कॉपी इट इन योर नोट्स, तो अपने रफ में या कहीं पर भी इसको लिख करके, तो थीटा यानी थीटा इज व्हाट, एंगुलर पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। उसका कितना वैल्यू होता है, साइन इनवर्स डेल एक्स/d। हाँ, अगर मान लो थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट थीटा, तो डेल एक्स/d भी लिख सकते हो, बट इन जनरल थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स डेल एक्स/d। समझ में आता है? ओके। सो नाउ अब जो है हमें समझना है कि एंगुलर पोजीशन समझना है किसका किसका, ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज, एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज, ठीक है। चलो ये बन गया अपना जी स्क्रीन, यहां पर से थोड़ा दूर पर ये है दो स्लिट्स S1 एंड S2, ठीक है। ये वाला जी पॉइंट जो है ना वो है सेंट्रल ब्राइट, इस पॉइंट का नाम है B0। मुझे इस B0 के लिए एंगुलर पोजीशन चाहिए जी, तो यहां पर देखो कैसे लिखोगे, तो हमेशा पहले ये याद करो कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या था, तो डेल एक्स/d, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। तो इस पॉइंट पर देखो तो क्या है, डेल एक्स कितना है, तो दोनों के लिए तो डेल एक्स 0 है, तो यानी यहां पर का एंगुलर पोजीशन कितना आएगा, तो 0 आएगा, इस पॉइंट का एंगुलर पोजीशन आ गया 0।
चलिए अभी अब यहां पर आएगा, सपोज कर लेते हैं डार्क। तो डार्क वाले पॉइंट पर, पहले मुझे बताओ डेल एक्स का वैल्यू, पहले ही अभी अभी याद करवाया ना। तो डेल एक्स का वैल्यू कितना आया? यस, लैम्डा बाई 2। इफ यू ऑल आर एबल टू मेमोराइज इट देन यू आर एट द करेक्ट स्टेप। तो डेल एक्स हो गया लैम्डा बाई 2। अब यहां पर हमें एंगुलर पोजीशन लिखना है, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स डेल एक्स बाई डी लिखना है, डेल एक्स बाई डी, तो यानी ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2d। ठीक है, चलो अभी जैसे यहां पर आ गया ब्राइट, फिर से मुझे बताओ यहां पर डेल एक्स के जगह पर क्या है? लैम्डा। तो इस पॉइंट का एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगा? तो साइन इनवर्स डेल एक्स बाई डी, डेल एक्स बाई डी मतलब क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई डी। ऐसे ही d2 b2 वो सब का भी एंगुलर पोजीशन आप लिख सकते हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और ये स्क्रीन पर जैसे b0 d1 b1, तो यहाँ पर बनाओ d2 और खुद से उसको प्रैक्टिस करो। फिर लिखो यहाँ पर b2, उसको भी प्रैक्टिस करो। फिर यहाँ पर लिखो d1, तो d1 जब यहाँ लिखोगे तो डेल एक्स को लिखना माइनस लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पर थीटा को भी लिखेंगे हम लोग, क्या बताओ? तो थीटा को लिख सकते हो तुम साइन इनवर्स माइनस लैम्डा बाई 2d, या यहाँ पर माइनस को बाहर भी लिख सकते हो, है ना। तो फिलहाल के लिए तो मैं ऐसे लिख देता हूँ साइन इनवर्स माइनस लैम्डा बाई 2d। इज दैट क्लियर? तो आप ये पूरा को ही ये एक बार कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये समझ में आया? तो कौन कौन सा मैंने आपको पोजीशन समझाया है? तो पोजीशन समझाया मैंने आपको लीनियर पोजीशंस, फिर मैंने आपको डेल एक्स डेल फाई समझाया, फिर मैंने आपको एंगुलर पोजीशन समझाया। अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं फ्रिंज विड्थ को। तो देखो फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ भी दो टाइप का होता है। तो अपने लिए अगर मैं बात करूं पहले लीनियर फ्रिंज विड्थ, लीनियर फ्रिंज विड्थ, ये देख। तो लीनियर फ्रिंज विड्थ में हम लोग कहते हैं बीटा, जिसका वैल्यू होगा लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क। ठीक है, टू कंजिक्यूटिव ब्राइट और टू कंजिक्यूटिव डार्क। तो ये देखो ये बीटा, पहले इस पर बात कर ले। ये बीटा बताओ ये लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है? यस कर रहा है। अगर मीडियम डेंसर हुआ, ध्यान से सुन रहे, अगर मीडियम डेंसर हुआ तो डेंसर मीडियम में लैम्डा बढ़ता है या घटता है? तो यस ये घट जाता है। तो लैम्डा घटेगा तो बीटा भी घटेगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझो। अगर मान लेते हैं कि हम लोग एपेरेटस को, ये जो YDSE का एक्सपेरिमेंटल एपेरेटस है, उसको पानी में डुबा करके सोचें, तो पानी क्या एयर से डेंसर नहीं हुआ? एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम है, तो जैसे वो डेंसर मीडियम होगा तो वहां पे लैम्डा घटेगा। तो लैम्डा घटेगा तो फ्रिंज विड्थ भी घट जाएगा। ठीक है, यस। अच्छा, ये कैपिटल डी क्या होता है? तो ये जो अपना स्लिट्स है और उधर जो स्क्रीन है, इनके बीच का सेपरेशन, अगर इसको हम लोगों ने चेंज किया, इसको अगर चेंज किया तो ऑब्वियसली फ्रिंज विड्थ भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यानी चेंज होगा। अच्छा, स्मॉल डी यानी क्या? सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो उसको अगर हम लोग घटाते हैं, अगर स्लिट का गैपिंग को कम करने लग जाए, यही तो है डी, अगर इसका गैपिंग कम करेंगे तो ये फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ का। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ में जो वो सेंट्रल जो दोनों है डार्क पोजीशंस, मेनली यहाँ पर ये D1 ऊपर और D1 नीचे, बस उसी का जो एंगुलर विड्थ है ना, उसी को मेनली कहा जाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। हालांकि ये कोई बहुत स्पेशल डेफिनेशन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये वाला जो एंगल को निकालेंगे तो इसका वैल्यू, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का वैल्यू ये आता है, ये देखो ना, ये तो आ गया बीटा के बराबर, और ये डी, तो यानी बीटा बाई डी, तो ये बीटा बाई डी बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, यानी थीटा नॉट सेंट्रल पोजीशन पर है। तो इसका वैल्यू कितना होगा? देखो तो बीटा बाई डी का वैल्यू, तो यस ये बन जाएगा लैम्डा बाई डी। अब समझना यहां पर क्या है, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, तो समझना क्या है यहाँ पर। तो ये जो लैम्डा बाई डी बना है, सो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या कैपिटल डी पर डिपेंडेंट है? आंसर इज नो, क्योंकि ये कैपिटल डी देखो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो अगर मान लो कि ये स्क्रीन को हम दूर भी लेकर के चले जाएं, यहां से अवे मूव करें, तो अवे मूव करने पर क्या होगा? तो कैपिटल डी बढ़ेगा, उससे लीनियर फ्रिंज विड्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया, चलो
ये था अपना YDSC का बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी अब इस पर से रिलेटेड मान लो कि कुछ कुछ ऐसे मैं क्वेश्चंस का डिस्कशन करता हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि उसने बोला कि एक एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पर, ये S1 S2 बाय यूजिंग द वेवलेंथ लैम्डा 1, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया, यही सेम S1 S2 बट वेवलेंथ लैम्डा 2। और इस तरीके से यहाँ पर से जो हमें एक पोजीशन मिला है, सपोज कर लो कि ये है फिफ्थ ब्राइट पोजीशन, और सेम लोकेशन पर यहां पर जो मिला है वो मान लेते हैं सिक्स्थ डार्क, ठीक है। तो यहाँ का फिफ्थ ब्राइट और वहां का सिक्स्थ डार्क, ऐसा अगर मान लो मिला है सेम लोकेशन पर, तो ऐसे में लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को क्या हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं? तो यस, कोरिलेट कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे समझेंगे? तो जैसे यहाँ पर फिफ्थ ब्राइट है, पहले आसान करते रहे, पहले यहाँ पर आसान करते हैं, सिक्स्थ ब्राइट लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो फिफ्थ ब्राइट का जो पोजीशन होता है सेंटर से, तो उसको n लैम्डा डी बाई डी लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5 लैम्डा 1 डी बाई डी, और वहां से सिक्स्थ ब्राइट है तो 6 लैम्डा 2 डी बाई डी। तो डी बाई डी खत्म ही हो जाएगा, तो बेसिकली 5 लैम्डा 1 इक्वल्स टू 6 लैम्डा 2। अगर एक का ब्राइट और दूसरे का भी ब्राइट से मैच करता है तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। बुझी पैसे? तो ये वाला तो हो गया। हाँ, लेकिन ये ब्राइट और ब्राइट वाला है। अगर मान लो कि ब्राइट यहाँ का और वहां का कोई डार्क वाला मैच कर जाए, अब उसको भी देखो। अब सपोज कर लो कि यहाँ पर ये डार्क वाला इससे मैच कर गया, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर 5, ये जो है 5 डी लैम्डा बाई डी शुड बी इक्वल टू, वहां पर 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी होता था ना, तो 2n माइनस 1, इसके बाद क्या था, डी लैम्डा बाई 2d, ऐसे करके इक्वेट कर देंगे। तो अब देखो, ये डी खत्म, ये डी लैम्डा खत्म, तो सॉरी, यहाँ पर लैम्डा 1 है, यहाँ पर लैम्डा 1 है और यहाँ पर लैम्डा 2 है, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 5 लैम्डा 1 इक्वल टू, यहाँ पर देखो 2 6 12 माइनस 1 11, तो 11 लैम्डा 2 बाई 2, ऐसे करके आप बना सकते हो रिलेशन। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो हमारे नीट में कभी कभी आ जाता है, ठीक है। चलो फिर से मैं अब नेक्स्ट टाइप का चीजों को समझाता हूँ। सपोज कर लो कि उसने बोला कि ये जो सेटअप है, ये S1 है, ये S2 है। अगर मान लेते हैं इसके सामने जो हमने स्क्रीन रखा है, उसमें से एक स्लिट के सामने मान लो कि एक ट्रांसपेरेंट स्लैब को रख दिया, तो वो ट्रांसपेरेंट स्लैब का इफेक्ट क्या होगा यहाँ पर फ्रिंजेस के ऊपर, ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रिंजेस के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप लोग मुझे बता सकते हो क्या थोड़ा बहुत? यस, ओके। हाँ, तो ये जो स्लैब है ना, ये मान लो कि अगर ऊपर वाले डायरेक्शन में तुमने इंसर्ट किया, तो यहाँ पर से जो सेंट्रल ब्राइट था, तो सेंट्रल ब्राइट के साथ साथ सारे ही जो पोजीशंस थे वो सब के सब उसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएंगे। तो अब ये सेंट्रल ब्राइट कहीं यहाँ बन जाएगा, तो अब ये बी नोट यहाँ नहीं होगा, सबके सब ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गए, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस से ये शिफ्ट किया, तो ये जितना भी डिस्टेंस हुआ इसी को कहते हैं हम लोग शिफ्ट। तो सिर्फ सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट हुआ ना, सारे के सारे शिफ्ट हुआ, तो सबके सब शिफ्ट हो जाता है। मतलब इससे इसका इफेक्ट जो है फ्रिंज विड्थ पर नहीं पड़ता है। तो इट हैज नो इफेक्ट ओवर फ्रिंज विड्थ, ओवर फ्रिंज विड्थ। क्लियर है? अगर हम लोगों ने एक स्लैब को इंसर्ट कर दिया तो उसका इफेक्ट फ्रिंज विड्थ पर नहीं है। डन। हाँ, सबके सब फ्रिंजेस शिफ्ट कर गया है। ये पूछ सकता है कि शिफ्ट का वैल्यू बताओ, तो मुझे नहीं लगता है कि वो भी पूछेगा, है ना। तो अगर हमसे पूछता है कि ये शिफ्ट का वैल्यू बताओ, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग लगा देंगे डेल एक्स के जगह पर, यहाँ पर आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल्स टू डी वाई बाई कैपिटल डी। तो ये जो वाई है वही शिफ्ट है। तो मुझे भी इसका फॉर्मूला हमेशा याद नहीं रहता है, इसीलिए मैं हमेशा इसको याद रख करके ऐसे रखा हूँ, क्योंकि एक स्लैब को इंसर्ट करने पर एक पाथ डिफरेंस ओरिजिनेट होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी का, जहां पर ये टी है इसका थिकनेस, ठीक है। और ये डेल एक्स को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं डी वाई बाई डी से, जो अभी भी हमने सीखा। तो इस हिसाब से हम लोग y निकाल सकते हैं। तो उसका वैल्यू आ जाएगा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा ये सारे सारे स्लैब
सारे फ्रिंजेस शिफ्ट कर गए। डन। ओके, सो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि YDSE इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल। पूरा पूरा वेव ऑप्टिक्स में से 2 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन तो YDSE पर ही होगा। YDSE में से जितना भी पॉसिबल हो रहा था, जो नॉर्मल सेटअप वाली चीजें थी, वो सब मैंने तुम्हें समझाया। एक आध दो मैं तुम्हें ऐसे बताने के लिए मैं तुम्हें क्रिटिकल का भी बता सकता हूँ केसेस, लेकिन उतना क्रिटिकल पर भी मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जाएगा ही नहीं, बट पहले अपना ये बेस लेवल को क्लियर कर लेना, तभी सोचना है। चलो मैं एक होमवर्क क्वेश्चन के लिए आपको रेडी कर रहा हूँ। एक होमवर्क क्वेश्चन के लिए आप लोग मुझे बताना। सपोज कर लो कि यहाँ है S1, यहाँ है S2, ठीक है, और तुम्हें बताना है कि इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, इसमें से कौन से वाले पोजीशन पर ब्राइट बनेगा और कौन से वाले पोजीशन पे डार्क बनेगा। ठीक है, चारों पोजीशन समझ में आ गया। इन दोनों के बीच का जो ये गैपिंग है, ये D, ये है दिया हुआ 10 लैम्डा। ठीक है, और इतना ही नहीं है, और भी है। यहां पर जो है डिस्टेंस, डिस्टेंस की जरूरत है नहीं है, बस इतना ही है। वेवलेंथ का वैल्यू है लैम्डा। तो पॉइंट है A, पॉइंट है B, पॉइंट है C, पॉइंट है D। ठीक है, तुम लोग इसको होमवर्क मान करके मुझे थोड़ा रिप्लाई दे सकते हो। कैसे रिप्लाई दोगे? तो पॉइंट A पर बनेगा ब्राइट ऑब्लिक, या अगर तुम्हें डार्क लग रहा है तो D लिख दो। ठीक है, अच्छा इसको, अच्छा पॉइंट B पर बताओ क्या बनेगा। तो ऐसे ब्राइट डार्क, ये कैपिटल B या D को यूज करना, कैपिटल B, मैं समझ जाऊंगा। अच्छा, अभी के लिए मैं तुम्हें आंसर क्या करूं, मैं बता दूं? चलो बता ही देता हूं। तो देखो, ये जो पॉइंट A है, पॉइंट A पर ये पाथ डिफरेंस रहेगा 0। देखो डेल एक्स दोनों से सेम डिस्टेंस है, तो इस कारण से यहां पर ये ब्राइट पॉइंट बनाएगा। आंसर क्लियर? ओके। पॉइंट B पर, यहां पर जो है, यहां से एक वेव पहुंचा, दूसरा वेव पहुंचा, दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो यही 10 लैम्डा के बराबर है। ये जो 10 लैम्डा यानी डेल एक्स जो है वो n लैम्डा के जैसा है, n लैम्डा। तो n लैम्डा पर क्या होता है? ब्राइट बनता है। तो यहां पर भी क्या बनेगा? डार्क सॉरी, यहां पर भी क्या बनेगा? ब्राइट बन जाएगा, क्योंकि अभी बताया ना, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस सब पर ब्राइट बनता है। यहां पर अगर देखो तो यहां पर भी पाथ डिफरेंस 0 है, तो यहां पर भी क्या बनेगा? ब्राइट बन जाएगा। यहां पर भी देखो, यहां पर भी क्या है? तो वही सेम पाथ डिफरेंस 10 लैम्डा, क्योंकि दोनों जगह से जो वेव पहुंचेगा वो यहीं पर ऐसा ही पहुंचेगा। यहां पर भी क्या बनेगा? ब्राइट बनेगा। तो चारों तरफ हमारा क्या बन गया? ब्राइट। चलो एक तो बता ही दिया मैंने। एक 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 बनता है यार होमवर्क में, ऐसे ऐसे मन नहीं मान रहा, एक तो होमवर्क दूंगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे होमवर्क लिख रहा हूँ। ये वाला अभी डिस्टेंस का वैल्यू है 11 लैम्डा बाई 2। ये S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 11 लैम्डा बाई 2। क्लियर हुआ? तो अब तुम लोग जो है, अब मुझे सेम ये इसी क्वेश्चन को वापस से ऐसे करके तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ। डन? चलो, तो ये था अपना YDSE। अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर, विच इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, देखो डिफ्रैक्शन भी एक तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो इंटरफेरेंस में सुपरपोजिशन होता है फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स का, और डिफ्रैक्शन में सुपरपोजिशन होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स का। ठीक है, इनफाइनाइट, तो बहुत ज्यादा वेव्स जब सुपरपोज करते हैं तो दैट फिनोमिना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। तो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स फिनोमिना देन इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसको जो है स्टडी किया था मेनली फ्रॉनहोफर ने, फ्रॉनहोफर। तो हम लोग जो है इन्हीं का एक्सपेरिमेंट पर अभी ध्यान देंगे कि उन्होंने कैसे करके एक्सपेरिमेंट किया था डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन का नॉर्मल मीनिंग समझ में आ गया ना? इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स। दूसरा, डिफ्रैक्शन को हम लोग देख करके कैसे समझते हैं? तो जब एक लाइट वेव ऐसे आ रहा होगा, लाइट रे, तो किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट पर से अगर टकराया तो ये बेंड हो जाएगा। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से टकरा करके ये बेंड हो जाए, एक ही शार्प ऑब्जेक्ट से टकरा के बेंड हो जाए, तो ऐसे फिनोमिना को यहाँ पर हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन हो गया। क्योंकि इसके लिए बहुत सारे जो है वो अलग अलग पॉइंट्स नहीं बनाने पड़ते हैं, कोई भी शार्प पॉइंट से ये बेंड हो जाता है। दैट फिनोमिना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। तो इसका दो तरह का अंडरस्टैंडिंग थिंग है, पहला सुपरपोजिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स, और दूसरा बेंडिंग फ्रॉम शार्प कॉर्नर। दोनों एक ही चीज है, बस बोलने का लैंग्वेज अलग अलग है। ठीक है, चलो अब फ्रॉनहोफर की बातें समझते हैं। तो फ्रॉनहोफर ने क्या समझाया और कैसे समझाया?
तो फ्रॉनहोफर ने एक सिंगल स्लिट लिया, ये रहा उसका सिंगल स्लिट। उन्होंने जो है यहाँ पर एक सोर्स लिया, एक सिंगल सोर्स, और उसके सामने फिर से इधर एक स्क्रीन रख दिया। ही हैड यूज्ड अ लेंस ऑल्सो। लेंस का क्या पर्पस था? तो लेंस का पर्पस ये था कि यहाँ पर एक लेंस यूज किया जिससे कि ये जितने भी लाइट रेज है ना वो पैरेलल बीम बन जाए। तो पैरेलल बीम बन जाने से उनका एक्सपेरिमेंट जो था वो कुछ ऐसा था कि लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस कहने का मतलब रेज आर पैरेलल, और जो यहाँ पर जाकर के कन्वर्ज भी करेगा वो भी लाइट रेज आर गोइंग टू कन्वर्ज ऑल्सो एट द लॉन्ग डिस्टेंस। इस कारण से पैरेलल बीम को यूज करने के लिए ये लेंस का यूज किया था। फिलहाल के लिए हमें उसकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोगों को इस पॉइंट का कुछ खास काम नहीं पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू एज्यूम एज एस। यहां से इस तरीके से रेज गया, यहाँ पर ये स्लिट है, ये खाली जगह है, और इस स्लिट से फिर ये क्रॉस करके फिर आगे गया, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि अगर हम लोगों ने ये स्लिट का साइज बड़ा करने लगा, अगर हमने इसे बड़ा कर दिया तो बड़ा करने पर क्या ये डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा? तो आंसर है नो। तो अगर इस स्लिट का साइज को हम लोग बड़ा कर देंगे तो ये लाइट रेज ऐसे करके जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पर एक व्हाइट सा स्पॉट बना देगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, वहां पर डिफ्रैक्शन वगैरह नहीं दिखेगा। एंड अगर ये स्लिट का साइज छोटा है तो कितना छोटा? तो इतना छोटा कि वो इसके वेवलेंथ से मैच कर जाए। तो अगर इसके वेवलेंथ से मैच करता है तभी डिफ्रैक्शन फिनोमेना आएगा। तो उस डिफ्रैक्शन टाइम पर क्या होता है ये समझना है। देखो, तो उस डिफ्रैक्शन में यहां पर जितने भी ये पॉइंट्स है ना, ये साइड साइड वाले पॉइंट्स, दिस ऑल द पॉइंट्स बिकम द सेकेंडरी सोर्स पॉइंट्स, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट, वो जो स्लिट के जो चारों तरफ जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स है वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और फिर इस तरीके से यहां पर से ओरिजिनेट होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स। ये इन सब जगहों से होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स। अब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स जाकर के सुपरपोज करते हैं, समझ में बात है। तो डेफिनेटली यहाँ इनफाइनाइट वेव्स है तो फिनोमिना तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ही होगा। तो इसका एंड रिजल्ट जो बनता है पहले मैं वो समझाता हूं आपको। तो एंड रिजल्ट में यहां पर जो आपका स्क्रीन रहा और यहां जो आपका ये सिंगल स्लिट है, तो सिंगल स्लिट का ये विड्थ को हम मान लेते हैं ए, और ये जो गैपिंग है इसको मान ले रहा हूं कैपिटल डी, ठीक है। ये वाला जो पोजीशन है इसको हम लोग कह रहे हैं सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। तो इस सेंट्रल पोजीशन के दोनों ही तरफ, इस सेंट्रल पोजीशन के दोनों ही तरफ यहां पर और यहां पर हमें मिलता है डार्क, हमें मिलता है डार्क, ठीक है। जिसका कि लीनियर पोजीशन अगर मैं बात करूं तो इसका लीनियर पोजीशन यहां से ये जो डिस्टेंस है इसका लीनियर पोजीशन मिला डी लैम्डा बाई डी। इधर भी ये अगर बात करूं तो ये हो गया डी लैम्डा बाई डी। ये डार्क पोजीशन के लिए मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, ब्राइट के लिए नहीं। सेंट्रल पोजीशन इज द ब्राइट पोजीशन, वो तो रहेगा ही, लेकिन ये जो है ये डार्क, ये D1, D1 का यहां से पोजीशन है, इसको कह रहे हैं डी लैम्डा बाई डी, और इधर से D1 का पोजीशन है डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। यहां से जो अगला ब्राइट हमें मिल रहा है उसके पोजीशन को ध्यान दो, यहां पर हमें मिल गया ब्राइट, ये इसको हम लोग मिल गया ब्राइट, सॉरी, ओके। अब समझना यहां पर इस ब्राइट को हम लोग कहते हैं सेंट्रल ब्राइट, इसको क्या कहते हैं बताओ? सेंट्रल ब्राइट। और इसके अलावा जितने भी ब्राइट और बन रहे हैं, दिस ब्राइट्स आर नोन एज सेकेंडरी ब्राइट, दिस आर नोन एज सेकेंडरी ब्राइट। ये सबको अब हम लोग प्राइमरी ब्राइट में कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इन सब का इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में कम होता है। सेंट्रल ब्राइट का इंटेंसिटी ज्यादा होता है, लेकिन सेकेंडरी ब्राइट सबका इंटेंसिटी कम होता है इसके रिस्पेक्ट में, इनफैक्ट बहुत कम। और सेकेंडरी के बाद ये ऐसा नहीं कि B1 मतलब सेकेंडरी, B2 भी जहां होगा उसको भी सेकेंडरी ब्राइट ही कहते हैं। नाम के लिए ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट है, वो थर्ड ब्राइट है, एंड फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट ऑल आर कॉमनली नोन एज सेकेंडरी ब्राइट्स, ठीक है, ओके। तो ये वाला जो ब्राइट का यहां से पोजीशन आता है, दैट वन इज 3d लैम्डा बाई 2d। थोड़ा डिफिकल्ट है याद करना, बट तुम लोग कर पाओगे, मुझे पूरा भरोसा है तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। इधर भी आता है 3d लैम्डा बाई 2d, ठीक है। चलिए फिर से अगर हम लोग बात करें, हमें बहुत दूर तक जाने की जरूरत भी नहीं है,
देखो D1 B1 यहां पर मिलेगा तुम्हें D2, तो उस पोजीशन को भी हमें ध्यान से देख लेना, ये है D2। तो D2 का जो पोजीशन है यहाँ ये वाला जो पोजीशन है वो हो जाएगा 2d लैम्डा बाई डी, ठीक है। और फिर जो वहां पर जो ब्राइट मिला है B2, तो वो जो ब्राइट का जो पोजीशन है यहां पर से वो बन जाएगा 5d लैम्डा बाई 2d, ठीक है। बस इतना ही आपको प्रैक्टिस करना है। फिर से ये कौन सा वाला पोजीशन हो गया बोलो, सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल पोजीशन। उसके बाद क्या मिलता है यहाँ पे, डार्क। जिस डार्क का डिस्टेंस कितना होता है, डी लैम्डा बाई डी। जिस डार्क का डिस्टेंस क्या होता है, डी लैम्डा बाई डी। उसके बाद हमें मिलता है ब्राइट। ब्राइट का डिस्टेंस यहाँ से कितना होता है, 3d लैम्डा बाई 2d। फिर मिलता है डार्क जिसका डिस्टेंस होता है 2d लैम्डा बाई डी। फिर मिलता है ब्राइट जिसका डिस्टेंस होता है 5d लैम्डा बाई 2d। तो ये लीनियर पोजिशन ऑफ द फ्रिंजेस समझ में आया, लीनियर पोजिशन ऑफ फ्रिंजेज, यस समझ में आ गया। अब लीनियर पोजीशन ऑफ फ्रिंजेज में खास बात समझो, इसमें ये D1 से D1 तक को हम लोग कहते हैं फ्रिंज विड्थ, सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट या टू कंसेक्यूटिव डार्क। तो यहां पर ये जो डार्क है D1 से D1, इसको हम लोग कहते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। दिस इज नोन एज विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, ठीक है। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज D1 से D1 तक का, इसका वैल्यू है 2d लैम्डा बाई डी, ठीक है। और बाकी का जो विड्थ है सेंट्रल फ्रिंज के बाद वाला, तो जैसे ये वाला जो फ्रिंज विड्थ है, ये वाला देखो, ये D1 और D2 का, तो वो आ जाएगा d लैम्डा बाई डी। तो वो हो गया d लैम्डा बाई डी, और ये है 2d लैम्डा बाई डी। मतलब क्या, सेंट्रल फ्रिंज का विड्थ बाकी फ्रिंजेस के इक्वल नहीं है। सेंट्रल फ्रिंज का विड्थ 2d लैम्डा बाई डी है, जबकि बाकी फ्रिंजेस का विड्थ ओनली d लैम्डा बाई डी है। ये एक पॉइंट मिला है फिर से ध्यान देने वाला। तो चलो ये वाला स्क्रीन को अगेन फिर से पॉज करो और तुम लोग लिखो यहां पर विड्थ को लेकर के ये एक रफ नोट बनाओ। विड्थ सेंट्रल फ्रिंज का कितना हो जाएगा बोलो। सो सेंट्रल फ्रिंज का हो गया 2d लैम्डा बाई डी, नहीं यहाँ a है, यहाँ पर विड्थ है a, 2d लैम्डा बाई a, सॉरी 2d लैम्डा बाई a, ठीक है, यहाँ पर भी a। और जो अदर फ्रिंजेज है उसके लिए हो जाएगा d लैम्डा बाई a, ठीक है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ यूनिफॉर्म होता है क्या, तो आंसर इज यस। क्या ये इसमें मतलब डिफ्रैक्शन में क्या फ्रिंज विड्थ यूनिफॉर्म होता है, आंसर इज नो, क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज का विड्थ बाकी से डबल होता है। हो गया, ओके। अब ये लीनियर पोजीशन को समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं डेल एक्स के ऊपर, डेल एक्स एंड डेल फाई फॉर डिफरेंट पोजीशंस। ये देखो, अभी ये हो गया तुम्हारा सेंट्रल पोजीशन, तो ये हो गया बी नॉट। तो इसके लिए डेल एक्स कितना है, 0, डेल फाई कितना है, 0। ये सिर्फ नोट ही नहीं करना है या समझना ही नहीं है, बल्कि मेमोराइज तक कर लेना है तुम्हें, यहीं पर कोशिश करो। ये हो गया तुम्हारा D1। इसके लिए डेल एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, मन में तो आया ही होगा लैम्डा बाई 2, नहीं है ये लैम्डा बाई 2 नहीं, ये लैम्डा है, ठीक है। डेल एक्स क्या है यहाँ पर, लैम्डा है, ठीक है। सर मत पकड़ो यहाँ पर, ये ध्यान दो, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो डेल एक्स क्या है, लैम्डा, और डेल फाई यहाँ पर क्या है, 2 पाई। डन। यहां पर से जो अगला है B1, उसके लिए डेल एक्स क्या है, अगला जो है, यस उसके लिए है 3 लैम्डा बाई 2, और डेल फाई क्या है, 3 पाई। यहां पर जो है ये है D2, इसके लिए डेल एक्स क्या है, 2 लैम्डा, डेल फाई कितना है, 4 पाई। प्लीज मेमोराइज दिस मच, B0 D1 B1 D2, ओके। अच्छा, ये हो क्यों रहा है ऐसा, तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये वाला जो पोजीशन है ना डार्क, इस डार्क पर ये अपर हाफ और लोअर हाफ के बीच का ये देखो पाथ डिफरेंस है लैम्डा। लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये अपर हाफ, वो ये मिडिल के साथ में जिसका के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, वो इंटरफेरेंस हो जाता है और इस कारण से डार्क बन जाता है। तो बहुत बार ऐसा पूछ लेता है कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन अपर हाफ ऑफ द स्लिट एंड लोअर हाफ ऑफ द स्लिट। तो पाथ डिफरेंस को चाहे फेज डिफरेंस को, यहाँ पर अपर हाफ और लोअर हाफ के बीच का तब हो जाएगा लैम्डा बाई 2 का, है ना, और फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई का, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ 2 दे देगा, या 3 दे देगा, तो 0.1 और 0.2 के बीच का कितना पाथ डिफरेंस, तो लैम्डा बाई 2।
पे और फेज डिफरेंस तो कितना, तो पाई। हाँ 1 और 3 का अगर मैं बताऊं तो 1 और 3, ये 1 और 3 का ये है आंसर। तो वहां पर तो आंसर पूरा पूरा 1 से 3 ये पूरा के लिए हम लोग लिखते हैं ना, इसीलिए वहां पर डायरेक्टली लिखा हुआ है। समझ में आया? तो डेल एक्स बिटवीन अपर पॉइंट एंड लोअर मोस्ट पॉइंट, डेल एक्स बिटवीन अपर मोस्ट पॉइंट एंड लोअर मोस्ट पॉइंट इज व्हाट, लैम्डा, एंड फेज डिफरेंस इज व्हाट, 2 पाई। Del x between uppermost point and lowermost point for this position is 3 lambda by 2. तो फेज डिफरेंस इज 3 पाई। चलिए ये समझ में आ गया, ओके ठीक है। अब हम लोगों को नेक्स्ट समझना है एंगुलर पोजीशन वाला। तो एंगुलर पोजीशन अगेन यहां पर भी हम लोगों को वैसे ही जाना है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू डेल एक्स बाई ए, साइन थीटा इक्वल्स टू डेल एक्स बाई ए, ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन के लिए भी अगर हम लोग सोचें, देखो यहां पर, तो ये हो गया तुम्हारा, मान लेते हैं सेंट्रल ब्राइट। तो यहां पर जो साइन थीटा है वो तो 0 ही रहेगा। फिर यहां पर मान लेते हैं हम, हो गया ब्राइट, सॉरी डार्क। तो D1 के लिए बताओ साइन थीटा इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? तो साइन थीटा वही डेल एक्स बाई ए। तो यहाँ के लिए डेल एक्स अभी अभी याद करवाए ना, तो यहाँ के लिए डेल एक्स होता है लैम्डा, तो लैम्डा बाई ए। अच्छा ये वाला पोजिशन है B1, तो यहाँ के लिए साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू अगेन डेल एक्स बाई, तो वहां के लिए डेल एक्स होता है कितना बोलो यहाँ पर, यस 3 लैम्डा बाई 2, तो 3 लैम्डा बाई 2a, ठीक है। यहाँ पर जो है ये अगला पोजीशन है, ये है D2, यहाँ के लिए साइन थीटा बताओ 2 लैम्डा बाई a, क्लियर है? यस। तो इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट, डिफ्रैक्शन में फ्रिंज विड्थ वेरिएबल, ठीक है, ओके। दूसरा बात, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच का अगर हम लोगों ने एक कंपैरिजन को ही बस देखा, तो वो देखो वो क्या है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच का। तो इसमें जितने भी फ्रिंजेस बनते हैं सभी के इंटेंसिटी लेवल सेम होते हैं। तो इंटेंसिटी लेवल को हम लोग ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इसमें सारे ब्राइट जो हैं, सारे ब्राइट, जैसे ये सारे ब्राइट का सेम इंटेंसिटी है, ठीक है। दूसरा, ये जो विड्थ है ये सभी का ये विड्थ भी सेम है। अगर मान लेते हैं कि हम लोग इस पोजीशन को ओरिजिन मान लेते हैं, तो ओरिजिन से जो ये मिला ये डार्क मिला, और ये जो मिला वो ब्राइट मिला। तो ओरिजिन से इधर का ब्राइट कितना दूर पर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी लैम्डा बाई डी। फिर अगला जो ब्राइट होगा वो कितना दूर पर होगा, तो यहां से वो हो जाएगा डी लैम्डा बाई डी। समझ में आ रहा है बात? तो कुछ ऐसा। अगर हमसे एंगुलर पोजीशन ही पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर जो एंगुलर पोजीशन है, ठीक है, तो जैसे अगर हमने इसको ओरिजिन मान लिया, तो इसका और एंगुलर पोजीशन को क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा। हमेशा ध्यान में रखना साइन थीटा को कितना लिखते हो, मैं बताते बताते थक जाऊंगा, बशर्ते तुम याद तो कर लो यार, तो मेरा थकना भी वेस्ट नहीं होगा, है ना। साइन थीटा इज डेल एक्स बाई डी। तो अब बताओ ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है, तो इंटेंसिटी इज मोर हाई। तो हाई इंटेंसिटी मतलब यहाँ ब्राइट बन रहा है। तो ये अगर सेंट्रल ब्राइट है, तो ये इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट ब्राइट। हम लोग इंटरफेरेंस का बात कर रहे हैं, तो इस पोजीशन पर डेल एक्स होता है लैम्डा, तो यानी साइन थीटा हो जाएगा लैम्डा बाई ए, सॉरी यार लैम्डा बाई डी। ये वाला पोजीशन पर बताओ साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा 2 लैम्डा बाई डी। क्लियर है? तुमसे एग्जाम में देखो मैंने इतना बताया, अब मैं एक पॉइंट छोड़ रखा हूं, हो सकता है वही पॉइंट पूछ ले कि इस पॉइंट का एंगुलर पोजीशन क्या होगा। तो वो वाला पॉइंट पर देखो इंटेंसिटी है 0, तो अगर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी है 0, तो इसका मतलब है कि ये है डार्क पॉइंट। अगर ये डार्क पॉइंट है तो मतलब ये देखो सेंट्रल ब्राइट से जस्ट पास वाला है, मतलब फर्स्ट डार्क है। तो फर्स्ट डार्क पर वहां पर डेल एक्स होता है कितना, लैम्डा बाई 2, तो यानी यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा लैम्डा बाई 2d, ठीक है, ओके। आ जाओ अब इस साइड पर डिफ्रैक्शन पे। तो डिफ्रैक्शन पर जो होता है ये सेंट्रल वाला तो ज्यादा होता है, इसके बाद ये कम होता है। तो अगर ये इसको तुम ओरिजिन मान लो, तो अगला जो तुम्हारा जो यहाँ पर यहाँ तो दोनों तो डार्क वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक सेकंड करता हूं, यहाँ पर पहले इस डार्क का लिख देता हूं, अब फिर हम लोग लिख देंगे किसका, बताओ, ब्राइट का। इतना को तो आपको समझ के रखना है। तो वहां पे इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होता है, देखो सेंट्रल पोजीशन पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिलता है, सेंट्रल ब्राइट पोजीशन पे, सेंट्रल पोजीशन पे, ठीक है। तो इसका एंगुलर पोजीशन, पहले तो इसका लीनियर पोजीशन देखो, इसका लीनियर पोजीशन
ऑरिजिन से डार्क का, तो ये हो जाएगा लैम्डा डी बाई ए, ये भी हो जाएगा लैम्डा डी बाई ए। कंफ्यूज मत होना, सेम है, सेम नहीं है वो। देखो सेंटर से डार्क का है, यहाँ सेंटर से कहाँ गया सेंटर, ये वाला सेंटर, सेंटर से ये फर्स्ट ब्राइट का है, दिस इज द B1 पोजीशन, यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है, तो सेंटर से ब्राइट तक का है ये दिख रहा है डी लैम्डा बाई डी, वहां पे सेंटर से डार्क तक का है, तो यानी यहाँ पर जो टोटल विड्थ हो जाता है 2 लैम्डा डी बाई ए, देखो डार्क टू डार्क, जबकि यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे ना डार्क टू डार्क, तो ये वाला एक डार्क है, ये वाला एक डार्क है, तो डार्क टू डार्क यही मिलेगा डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, कंपेयर कर पा रहे हो? ठीक है, सो ये हो गया। फिर इसका पोजीशन, अच्छा एंगुलर पोजीशन का अगर मैं बात करूं, तो वो तो मुझे बताओ कि एंगुलर पोजीशन में क्या सब हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका एंगुलर पोजीशन के लिए क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू ये, इसके लिए तो इसका होता है लैम्डा, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई ए। अच्छा इसका कितना लिखेंगे वो भी पूछ लेता है, साइन थीटा इक्वल्स टू, ये इसका डेल एक्स होता है 3 लैम्डा बाई 2, तो 3 लैम्डा बाई 2a। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस लैम्डा बाई ए, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस 3 लैम्डा बाई 2a। तो ये था अपना इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में भी अगेन क्या है इंपॉर्टेंट, क्या समझ में आया कि फ्रॉनहोफर ने इसको स्टडी किया, लेकिन इंपॉर्टेंट है उसका जो स्क्रीन पर जो उसको पैटर्न मिला ना, वो पैटर्न का स्टडी। हमेशा क्वेश्चंस उसके स्क्रीन के ऊपर ही रहेगा, इसलिए मैंने तुम्हें जितना भी यहाँ पे रिवाइज करवाया वो सब का सब स्क्रीन बेस्ड है। तो ये स्क्रीन को मेरे से तो मैंने जितना करवाया, हर बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि एक बार ये याद हो गया तो मतलब हो गया, इसके बाद फिर क्वेश्चन नहीं आता, इतना ही है क्वेश्चन। डन है? चलिए अब हम लोग जो है लास्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट वन इज पोलराइजेशन। ओके, पोलराइजेशन, एक अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड करना है, मतलब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक लाइट जो है ईएम वेव है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं। तो जैसे लाइट इधर जा रहा होता है, तो जब हम लोग उसको अनपोलराइज्ड कहते हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ये चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि लाइट इधर जा रहा है तो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर किसी भी डायरेक्शन में होगा तो उसको कहते हैं अनपोलराइज्ड। तो अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड करना है, तो मतलब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को एक यूनि डायरेक्शनल में फिक्स करना है। ठीक है, तो पोलराइजेशन के दो तरीके हैं। ठीक है, पोलराइजेशन के दो तरीके हैं। पहला तरीका है रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्लेक्शन वाला तरीका है, और दूसरा तरीका है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन वाला, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये दूसरा वाला तरीका हो गया। तो रिफ्लेक्शन एंड सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन समझो। अब ये रिफ्लेक्शन वाला तरीका क्या है, कम शब्दों में ट्राई करता हूं समझाने का। तो अगर मान लेते हैं ये एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर एक अनपोलराइज्ड लाइट यहां पर अगर फॉल किया, अनपोलराइज्ड लाइट, तो अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे इंडिकेट करते हैं वो पहले मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तो इस पर डॉट डॉट ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे है, मतलब परपेंडिकुलरली ये ऐसा वाला, और दूसरा ऐसे भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कन्फाइंड इन अ सिंगल डायरेक्शन, दैट इज इट्स मीनिंग। ठीक है, तो ये हो गया अनपोलराइज्ड लाइट। तो जब ये फॉल करता है किसी भी एक बाउंड्री पर, बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम, तो सर्टेन पार्ट जो होता है इसका वो रिफ्लेक्ट करता है, और सर्टेन पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट भी करता है। तो यहां पर अगर हम लोग बना दें एक नॉर्मल, तो दिस पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? ओके, जो पार्ट ये रिफ्लेक्ट करता है ना, दिस रिफ्लेक्टेड पार्ट कैन बी फुल्ली पोलराइज्ड। समझिएगा इस ध्यान से, जो पार्ट यहां पर से रिफ्लेक्ट करता है, दिस रिफ्लेक्टेड पार्ट कैन बी फुल्ली पोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज्ड हो सकता है, यही ये मेथड है। तो इस मेथड को हमें बताया था ब्रूस्टर ने। किसने बताया था? ब्रूस्टर। तो ब्रूस्टर ने कहा कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू tan इनवर्स म्यू के बराबर हो जाए, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू tan इनवर्स म्यू के बराबर हो जाए, तो ऐसे में दिस रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी फुल्ली पोलराइज्ड। बताओ समझ में आया या नहीं आया? अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू किसके बराबर हो जाए? tan इनवर्स म्यू। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तुम यहां पर इसको समझ रहे हो एयर, और ये जो दूसरा वाला मीडियम है
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। तो ये आई जो है वो tan इनवर्स म्यू के बराबर अगर हो जाए तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दैट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। डन, ओके। अब ये जो कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट है उसके लेकर के भी क्वेश्चंस हैं, और तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट लाइक दिस पेन। ये पेन को देखो, ये पेन इस पर ऐसे ऐसे करके, तो इसका मतलब ये देखो, ये जो प्लेन बन रहा है, ये आने वाला लाइट, ये जाने वाला लाइट, यानी ये हो गया प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये जो तुम्हें बोर्ड दिख रहा है ना, दिस बोर्ड इज द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड of the reflected light will be perpendicular to the plane of incidence. This electric field will become perpendicular to the plane of incidence. सेकंड बात ये याद हुआ। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस tan इनवर्स म्यू के बराबर होता है, then reflected light becomes fully polarized and electric field remains perpendicular to the plane of incidence. Okay, जो पार्ट यहाँ रिफ्रैक्ट हुआ वो रिफ्रैक्टेड पार्ट भी जो है वो फुल्ली पोलराइज तो नहीं होता है, लेकिन ये भी पार्शियली पोलराइज हो जाता है, पार्शियली पोलराइज्ड। तो पार्शियली पोलराइज्ड कहने का क्या मतलब है कि इसका एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही रहता है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट जाता है। अगर मान लो सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बराबर है तो वो तो अनपोलराइज हुआ, लेकिन अगर मान लो एक डायरेक्शन में ज्यादा और एक डायरेक्शन में कम हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियली पोलराइज्ड। तो ये जो रिफ्रैक्टेड पार्ट है ये भी पार्शियली पोलराइज्ड हो जाता है। क्या समझ में आया? दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय होम, ब्रूस्टर। दैट्स व्हाई दिस एंगल इज नोन एज ब्रूस्टर्स एंगल। ठीक है, दिस एंगल इज नोन एज व्हाट, ब्रूस्टर्स एंगल। इसको बहुत सही तरीके से समझना जरूरी है कि कौन सा पार्ट फुल्ली पोलराइज्ड हुआ, कौन सा वाला पार्ट फुल्ली पोलराइज्ड नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे आई इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू है ना, तो तुम इसको tan i इज इक्वल्स टू कितना समझ सकते हो, म्यू। tan i इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। अच्छा, म्यू का वैल्यू कभी भी 1 से छोटा होता ही नहीं, तो म्यू का वैल्यू अगर 1 से छोटा नहीं होता है तो मतलब आई का भी वैल्यू, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू है ये भी कभी 45 डिग्री से छोटा नहीं होगा। मेरी बात समझ में? क्योंकि म्यू का वैल्यू 1 से छोटा नहीं होगा तो ये आई का भी वैल्यू कभी 45 डिग्री से छोटा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने स्नेल्स लॉ का नाम सुना है ना? ओके, स्नेल्स लॉ से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाता है। अच्छा, आप लोगों ने ये सुना होगा TIR नाम का एक प्रोसेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, TIR वाले प्रोसेस में एक एंगल होता था क्रिटिकल एंगल, याद है तुम लोग? यस। तो वो जो क्रिटिकल एंगल होता था, क्रिटिकल एंगल, तो ये क्रिटिकल एंगल में क्या होता था, ये होता था डेंसर मीडियम, ये होता था रेयर मीडियम, तो इसको म्यू बोलते हैं, ये मान ले 1। तो अगर हम लोगों का यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल, तो अगर ये क्रिटिकल एंगल पर ये लाइट इंसिडेंट करेगा तो ये अलोंग द बाउंड्री पास कर जाता है। तो बहुत बार क्या करेगा, वो म्यू का वैल्यू देगा ही नहीं, समझो ध्यान से, वो म्यू का वैल्यू नहीं देगा, वो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू देगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा सी क्या होता है, 1/म्यू। साइन थीटा सी क्या होता है, 1/म्यू। तो वो यहाँ क्रिटिकल एंगल का वैल्यू दे देगा तुम्हें, और तब उसके हेल्प से तुमको बोलेगा कि बताओ तब वो ब्रूस्टर एंगल का वैल्यू कितना होगा, है ना? तो पहले यहाँ पर से म्यू निकाल लो, तो म्यू इक्वल टू 1/sin थीटा सी करके क्रिटिकल एंगल के हेल्प से वहां से म्यू निकालो, और फिर म्यू के हेल्प से फिर यहाँ पर म्यू का वैल्यू रख करके तब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो। ऐसे करके मान लो दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को वो मिक्स कर देता है। क्लियर है? ओके। अब आते हैं हम सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन वाले तरीके पर। तो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है ये भी तरीका है, अच्छा ही तरीका है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। यहाँ देखो, अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अगर अनपोलराइज्ड लाइट है मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसा है, ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, अगर इसको एक पोलराइड से पास किया जाए, एक पोलराइड से पास किया जाए, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, इसका इंटेंसिटी को मान ले, इंटेंसिटी को मान लेते हैं I0। तो जब भी एक पोलराइड से पास करोगे तो राइट साइड में ये पास होने के बाद ये जो लाइट होगा वो पोलराइज्ड मिलेगा, पोलराइज्ड मिलेगा, और उसका जो इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी वो हमेशा I0/2 ही होगा। ये इससे कोई मतलब ही नहीं है कि व्हाट इज द एक्सिस ऑफ पोलराइड, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ पोलराइड, इस बात से मतलब नहीं है। जब भी एक अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइड से पास करेंगे, व्हाट इज पोलराइड, इट इज द व्हाट, इट इज अ प्लेन
made of long carbon chain. In this, one optical axis is there by which, along which the electric field lines will pass, and apart from that, perpendicular to it, the electric field lines will be absorbed. यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसमें एक ऑप्टिकल एक्सिस होता है, तो जिसके अलोंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है। मान लो जैसे यहाँ ये है अगर ऑप्टिकल एक्सिस, तो उसके पैरेलल में बस इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, बाकी उसके परपेंडिकुलर वाला एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में मिला, बस यही वाला डायरेक्शन में मिला, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? तो एक अनपोलराइज्ड लाइट को जब भी एक पोलराइड से पास करेंगे तो ये हमेशा ही आधा ही इंटेंसिटी का मिलेगा, और उसको हम लोग एक पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हुआ, यहाँ पर कोई लॉ नहीं है अभी तक। ओके, इस पर जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ बनाया, उनको कहते हैं मैलस लॉ। ठीक है, दैट लॉ नेम्ड इज मैलस लॉ। समझो अब वो लॉ क्या है। उसने बोला कि अगर एक पोलराइड के थ्रू, मान लेते हैं कि ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस है, यही है इसका ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है, अगर हमने एक लाइट को पास करवाया जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है और ये पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड लाइट है, तो एक पोलराइज्ड लाइट जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, अगर हमने इसको पास करवाया तो इसका इंटेंसिटी को अगर मान लेते हैं क्या मान लेंगे बोलो, आई नॉट मान लें, ठीक है, इसका इंटेंसिटी को मान लो आई नॉट। तो जो इस साइड पर हमें मिलेगा ना, ये जो लाइट हमें आउटपुट में मिलेगा, वो उसका, ये देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका एक कंपोनेंट जो इसके पैरेलल है बस वही पास करेगा, मतलब ये वाला ही इलेक्ट्रिक फील्ड बस पास करेगा जो इस ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल है। और यहां पर जो इंटेंसिटी मिलेगा, द इंटेंसिटी आई विल बी आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सो व्हाट इज दिस थीटा? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो ऑप्टिकल एक्सिस है, दोनों को एक जगह पर लेकर के आते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और ये हो गया ये ऑप्टिकल एक्सिस वाला, ये ऑप्टिकल एक्सिस वाला, तो दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑप्टिकल एक्सिस। तो इतना ही इंटेंसिटी पास करेगा। डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो अ पोलराइज्ड लाइट, दिस इज ऑल्सो अ पोलराइज्ड लाइट। तो एक पोलराइज्ड लाइट का ओरिएंटेशन को हम बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैलस लॉ। तो अगर एक पोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइड से पास करो तो ऐसे में जो लाइट हमें मिलेगा वो भी पोलराइज्ड होगा और उसका इंटेंसिटी इससे कम होगा, और वो डिपेंड करेगा इस एंगल पर। तो वो एंगल कौन सा है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑप्टिकल एक्सिस। तो दिस इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इस पर बेस्ड जो है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड जो है हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में। ठीक है, मैंने इस पर जो है काफी क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाया भी है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मैं करवाना का सोच रहा हूं। ठीक है, चलो यहाँ पर है अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, इसका इंटेंसिटी को मैं मान लेता हूं आई नॉट। चलो इसके सामने एक ऐसा वाला हमने एक पोलराइड रखा, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पोलराइजर। जो पहले वाला रखते हैं ना उसको कहते हैं पोलराइजर। बताइए जब यहाँ पर पास होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पोलराइज्ड मिलेगा या अनपोलराइज्ड मिलेगा? बोलो आंसर क्या है? यस, पोलराइज्ड मिलेगा। तो जो लाइट यहाँ मिला, क्या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा मिलेगा? यस। क्या इसका इंटेंसिटी कितना होगा? ये अनपोलराइज्ड था ना, तो उससे पोलराइज हुआ है, तो क्या हम लोग सीधा सीधा इसको हाफ कर देंगे? करेक्ट है, आई नॉट बाई 2। ओके, अच्छा अगर मान लेते हैं इसको अब हमने फिर से एक नेक्स्ट पोलराइजर से पास किया, तो नेक्स्ट पोलराइजर को कहते हैं एनालाइजर। क्या बोलते हैं उसको? एनालाइजर। जो सेकंड पोलराइजर होता है उसको कहते हैं एनालाइजर। थर्ड को भी हम लोग एनालाइजर ही कहते हैं। फर्स्ट को पोलराइजर, बाद वाले को एनालाइजर। ठीक है, जब उससे पास किया तो उसका जो ऑप्टिकल एक्सिस था वो कुछ ऐसा था जो कि इसके साथ 45 डिग्री पर है। ठीक है, तो बताओ यहां पर जो लाइट मिलेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो ऐसा मिलेगा? ऐसा समझ आ रहा है? तो अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका इंटेंसिटी कितना होगा? यहां पर बताइए इंटेंसिटी। तो यहां पर इनपुट इंटेंसिटी कितना है? आई नॉट बाई 2। आउटपुट इंटेंसिटी पूछ रहा हूं, तो कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो यहाँ पर इनपुट इंटेंसिटी हो गया आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस स्क्वायर 45 समझा रहे हैं, ये नहीं हो गया आई नॉट बाई 4। ठीक है, चलो अभी हुआ नहीं। चलो अब इसी को हम लोग फिर अगला एक और एनालाइजर से पास करते हैं। वो एनालाइजर का एक्सिस जो है वो कुछ ऐसा है, ऐसा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। चलो बोलो अब क्या उससे जो पास करेगा, क्या अब भी अगेन हमें एक लाइट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये देखो अगेन ये तो हॉरिजॉन्टल है और ये वाला एंगल कितना हो गया 45, तो अगेन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 45। तो यहां पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कुछ ऐसा ही मिलेगा, ऐसा इसी के पैरेलल वाला, समझा रहे ना, इसी के पैरेलल वाला। तो यानी यहां पर जो इंटेंसिटी मिलेगा वो बोलो तो उसका वैल्यू, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ऑप्टिकल एक्सिस के बीच का एंगल है 45 डिग्री। तो इसके लिए इस एनालाइजर के लिए इनपुट कितना है आई नॉट बाई 4, तो बोलो यहां पर कितना लिखेंगे आई नॉट बाई 4 कॉस स्क्वायर 45, यानी यहां कितना हो जाए आई नॉट बाई 8। कुछ समझ में आया? अब मुझे फिर से बताओ कि अगर मैंने बीच से ये वाले को गायब कर दिया, अगर मैंने बीच से ये वाले को गायब कर दिया, ये वाले को गायब कर दिया, चलो मैं यहां सबसे गायब कर दिया, अब बताओ कि वहां पर कितना इंटेंसिटी मिलेगा, कितना मिलेगा बोलो तो? क्या अब भी आंसर यही रहेगा? नहीं ना, यस तुम लोग सही सोच रहे हो। अब ये आंसर यहां से ये बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो और उसका ऑप्टिकल एक्सिस को देखो, तो एंगल कितना बन गया 90, तो एंगल 90 बन गया, तो इनपुट इनपुट देखो कितना आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर 90, आंसर कितना हो जाएगा 0, कुछ नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट पोलराइजेशन। तो हम लोगों ने ऑल द 3 टॉपिक्स को ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके पूरा पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद भी आपको ये वेव में ना एक जरूरी है कि आप एक रफ को लेकर के फिर से रिवीजन मारो अपने नोट्स के थ्रू, इसके बाद अपने क्वेश्चंस पे जाओ। एक बात बहुत अच्छी बात बताऊं तुम्हें कि वेव ऑप्टिक्स या कोई भी वेव का पोर्शन जब तक समझने में नहीं आया तब तक बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चंस इसके इजी होते हैं। तो आपको ये समझ लेना है, आपको समहाउ 2-3 बार प्रैक्टिस करके इसके वैल्यूज को याद कर लेना है, इसके बाद आपके लिए इसके क्वेश्चन इजी रहेंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।